और देखो ये कुछ समय समय पे क्या हुआ था कि पहले भी एविडेंस एक्ट में संशोधन वगैरह आया था, सुधारने का प्रयास किया गया था। जैसे 1835 का जो एक्ट था, उसके बाद 1885 का जो एक्ट टू था, ये इसमें कंसोलिडेट करने का थोड़ा सा प्रयास किया गया था एविडेंस को। उसके बाद देखो 1868 में 1868 में हेनरी समरन सर हेनरी समरन द्वारा, जिनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, जिसको काम दिया गया था कि वो एविडेंस एक्ट जो है, एविडेंस लॉ का ड्राफ्ट बिल तैयार करे। लेकिन ये ड्राफ्ट बिल जो था, वो फर्स्ट रीडिंग से आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि ये जो मतलब परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होने के कारण ये पहले रीडिंग से ही आगे नहीं बढ़ा। अब देखें कि 1871 में, मतलब 1871 में, सर जेम्स स्टीफेन को ये काम दिया गया कि ये ड्राफ्ट बिल तैयार करें एविडेंस लॉ का। तो 31 मार्च 1871 को इन्होंने अपना जो ड्राफ्ट है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने रखा, जिसे 1872 में एक्ट एक्ट वन ऑफ 1872 के रूप में पारित कर दिया गया, 1872 में। अब इंडियन एविडेंस एक्ट जो अभी है, उसको जो गवर्नर जनरल है, उसकी अनुमति मिली थी 1 सितंबर 1872 को, और उसी दिन से ये अधिनियम इन्फोर्स भी हो गया। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट है कि समेकन परिभाषित करना और संशोधन करना जो था, ये इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम की इस उद्देशिका की विवेचना करने से स्पष्ट होता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, एक व्यापक अधिनियम है, परंतु यह पूर्ण नहीं है। तो साक्ष्य विधि जो है वो पूर्ण विधि नहीं है। भारतीय साक्ष्य विधि प्रक्रिया विधि की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। ये प्रोसीजरल लॉ का एक पार्ट है, जिसका अनुसरण करके न्यायालय किसी तथ्य के सत्य अथवा विवादक अर्थात विवाद युक्त विषय के स्पष्ट या अभिनिश्चित करता है। अर्थात साक्ष्य विधि का कार्य उन तथ्यों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करना है, जो किसी कर्तव्य, ड्यूटी, अधिकार, राइट या दायित्व, लाइबिलिटी का सृजन करते। अब इसमें इंपॉर्टेंट केस ये है, टाटा शिवा वर्सेस स्टेट, 1967 का केस है। इस केस में ये बताया गया था कि जो साक्ष्य विधि है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखती है, और इसके तीन आधार हैं। पहला ये है कि साक्ष्य को विवादक तथ्य, मैटर इन फैक्ट, मैटर इन इशू तक ही सीमित होना चाहिए। द एविडेंस मस्ट बी गिवन एज टू द मैटर इन इशू। दूसरा, सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य ही पेश किया जाना चाहिए। इन ऑल केसेस द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। एंड तीसरा है, अनुश्रुत साक्ष्य अग्राह्य है, अतः इसे बाहर रखना चाहिए। हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। अब देखते हैं साक्ष्य विधि की परिभाषा। ये चीज और नोट करने वाली है यहाँ पे कि द कोर्ट डिसाइड्स केसेस बेस्ड अपॉन द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। ये पॉइंट नोट किया जा सकता है। साक्ष्य विधि, अब देखते हैं डेफिनेशन, देखते हैं साक्ष्य विधि की। तो साक्ष्य विधि को परिभाषित किया था, जैसे बेंथम की परिभाषा देखते हैं कि ऐसा तथ्य जिससे मस्तिष्क के सामने उपस्थित होने पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व व अनस्तित्व का पता लगे, साक्ष्य कहलाता है। मतलब एविडेंस एक ऐसा फैक्ट होता है जो किसी दूसरे फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को बताता है। तो अगर किसी फैक्ट से किसी दूसरे फैक्ट्स के एविडेंस या सॉरी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का पता चले, तो वो एविडेंस कहलाता है। स्टीफेन के अनुसार साक्ष्य विधि का उचित रूप से अर्थ लगाना न्यायालयों में प्राप्त व्यवहारिक अनुभव को विवादग्रस्त तथ्य के प्रश्नों के विषय में सत्य में जांच करने की समस्या को लागू करने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। सामान्य कर देखते हैं कि कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, तो इन्फोर्सेबल हो, साक्ष्य कहलाता है। फिर टेलर ने परिभाषा दी थी कि विधि के अनुसार
साक्ष्य के अंतर्गत बहस को छोड़कर, ये ध्यान देंगे, बहस को छोड़कर सभी प्रकार के विधिक साधन सम्मिलित हैं जो निर्णित तथ्य की सत्यता को साबित या ना साबित करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं ब्लैक स्टोन का डेफिनेशन। साक्ष्य का तात्पर्य विवादक तथ्यों की सत्यता को वादी या प्रतिवादी के पक्ष में स्पष्ट करना है। तो विवादक तथ्यों की सत्यता को वादी या प्रतिवादी के पक्ष में स्पष्ट करना है। अब देखते हैं कि सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में डेफिनेशन दिया हुआ है एविडेंस का कि साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत आते हैं। पहला जो दिया हुआ है, वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये जो सब सेक्शन 1 में है ये बताया ओरल एविडेंस के बारे में बताया है, और सेक्शन 2 जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बताया है। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हैं, दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। तो सब सेक्शन 1 में बताया है ओरल एविडेंस के बारे में, और सब सेक्शन 2 में बताया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। अब ये डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे आप जब देखेंगे तो एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया हुआ है, केवल ये बताया है कि जो एविडेंस है वो कितने प्रकार के होंगे। और उसके बाद आप देखें, जैसे इनको साक्ष्य के प्रकार काइंड्स ऑफ एविडेंस देखना चाहें तो प्रत्यक्ष साक्ष्य, डायरेक्ट एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वास्तविक साक्ष्य, रियल एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य, हियरसे एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस, मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस, और दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विशेषता में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है इसका 1 सितंबर 1872, और इसमें 3 भाग हैं। जो पार्ट 1 है वो बताता है तथ्यों की सुसंगति के बारे में, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। भाग 2 जो है सबूत के विषय में बताता है, ऑन प्रूफ। और तीसरा भाग जो है साक्ष्य को पेश किया जाना और उसका प्रभाव, तो प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। और इसमें 11 अध्याय हैं और कुल धाराएं जो हैं वो 167 प्लस 17, मतलब 184। और अगर एग्जाम में पूछता है तो 167 ही लिखा जा सकता है। जो एक्स्ट्रा बाद में अमेंड होके जुड़े हैं वो 17 सेक्शंस और हैं। अब देखते हैं हिंदू और मुस्लिम विधि में साक्ष्य अधिनियम का क्या महत्व है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस लॉ इन मुस्लिम एंड हिंदू लॉ। तो ये ब्रिटिश काल में चेंजेस देखेंगे यहाँ पे कि देखिए कि विधि की वह शाखा जो अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करती है मौलिक या मूल विधि कहलाती है, सब्सटेंटिव लॉ कहलाती है। तो इसके उदाहरण में जैसे ले सकते हैं आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट। और जो न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में बताता है वो प्रक्रिया विधि होती है आईपीसी और सीआरपीसी। तो वैसे ही इंडियन एविडेंस लॉ जो है वो प्रोसीजरल लॉ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अरस्तु का क्या बोलना था। अरस्तु का बोलना था कि जस्टिस इज इक्वालिटी, और प्रोफेसर जॉन रॉल्स का मानना था कि न्याय को निष्पक्षता के रूप में परिभाषित किया था। तो न्याय जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो नैसर्गिक या नैतिक न्याय और दूसरा विधिक न्याय। तो विधि के अनुसार जो न्याय होता है और विहित सीमा से बाहर नहीं हो सकता। तो न्यायाधीश जो होते हैं वो सत्य का अन्वेषण करते हैं, मतलब सत्य की खोज करते हैं। अब जो विधि है वो 2 प्रकार की हो सकती है, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। तो साक्ष्य विधि जो है वो प्रक्रिया विधि का भाग है। अब प्रक्रिया विधि के सोपान क्या होते हैं, मतलब स्टेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सम्मन का, सम्मन्स। दूसरा है अभिवचन, प्लीडिंग। तीसरा स्टेप होता है प्रमाण, एविडेंस का। और चौथा होता है जजमेंट का। और 5वां स्टेप होता है एग्जीक्यूशन का। अब अगर प्रश्न उठता है कि साक्ष्य विधि जो है वो क्या अवधारित करती है या क्या निश्चित करती है, तो इसमें लिखा जा सकता है कि तथ्यों की सुसंगति, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स,
दूसरा तथ्यों का प्रमाण, प्रूफ ऑफ फैक्ट, और तीसरा सुसंगत तथ्यों का सबूत पेश करना। तो प्रेजेंटेशन ऑफ प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। अब हिंदू काल में देखते हैं कि देखो, हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था तुलनात्मक रूप से आधुनिक समता के प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी, किंतु धर्म द्वारा अनुमोदित और जाति पर आधारित थी। तो धर्म के अनुसार था और यह जातिगत थी। सामाजिक पद सोपान पर आधारित थे। हिंदू जो है वो न्याय और निष्पक्षता के सद्गुण को बहुत अधिक महत्व देते थे, किंतु उनके विचारों की जड़ें जाति और लिंग की असमानता के भेदभाव में थी। तो यहाँ जाति भेदभाव और लिंग भेदभाव दोनों था। सामाजिक ढांचा जो था वो जाति पेशे के लिए बाध्य करना था, मतलब जातिगत पेशा चुना जाता था। व्यवहार और आपराधिक विधि में जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता। तो सिविल केसेस में या फिर क्रिमिनल केसेस में यहाँ पे जाति एवं लिंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता था। दूसरा, अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटी भी जाति और लिंग के आधार पर भिन्नता बताई जाती थी। साक्षिक प्रक्रिया में भी इन भेदभावों को परिलक्षित करती थी। तो साक्ष्य विधि में भी देखा जाएगा तो ये दिखता था कि भेदभाव है। हिंदू धर्मशास्त्र जो है विचारण और उद्देश्य सत्यता को निश्चित करता है। न्यायाधीश जो है वो झूठ में सच को उसी प्रकार बाहर लाना है जैसे चिकित्सक को उपकरण द्वारा शरीर में लोहे के तीर। तो अब देखते हैं धर्मशास्त्र, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार ये 4 प्रकार के साक्ष्य होते थे। तो साक्ष्य के जो प्रकार हैं वो हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार 4 प्रकार के होते थे। पहला होता था लेख, जो दस्तावेजी होते थे। दूसरा साक्षी, जो मौखिक साक्ष्य होते थे। तीसरा कब्जा, और चौथा था देव परीक्षा। तो लेख जो है वो 3 भागों में विभाजित था। पहला राज साक्षिक, दूसरा साक्षिक और तीसरा असाक्षिक। तो वरीयता का जो क्रम था उसमें व्यक्तिगत और सार्वजनिक जो थे, प्राचीन नवीन जो दस्तावेज थे उनको वरीयता दी जाती थी। उसके बाद साक्षी में दूसरा देखें साक्षिक, और तीसरा कब्जा, और चौथा देवी परीक्षा। अब कात्यायन के श्लोक 306 और 307 आधुनिक नियम को प्रतिध्वनित करते हैं। मतलब आधुनिक साक्ष्य, अभी के समय में जो साक्ष्य विधि है, तो कात्यायन के श्लोक 306 और 307 से स्पष्ट होता है कि लिखित दस्तावेज जो है, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की शर्तों को मौखिक साक्ष्य द्वारा विस्थापित करना या फेरफार नहीं किया जा सकता। मतलब डॉक्यूमेंट्री वैल्यू जो है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है, उनका वैल्यू मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस से ज्यादा होता है। अब साक्षी दूसरा देखते हैं, साक्षी ये मौखिक साक्ष्य। व्यवहार एवं आपराधिक विधि में, मतलब सिविल केस और क्रिमिनल केस में मौखिक साक्ष्य के नियम जो थे वो अलग अलग थे। कमीशन पर भी साक्षियों के बयान लिए जाते थे। न्यायाधीश क्या करते थे कि साक्षियों से प्रश्न पूछते थे और उत्तर देते समय उनकी मुद्रा पर विचार करते थे और उनकी विश्वसनीयता पर निर्णय लेते थे। नम्रता का व्यवहार करते थे। इसके पीछे कारण यह था कि न्यायालय साक्षियों के साथ नम्रता का व्यवहार करते थे। इससे प्रेरणा मिलती थी कि साक्ष्य देने के लिए लोग प्रेरित हो सके, जिसका वर्तमान साक्ष्य विधि में अभाव मिलता है। यह सबको विदित है कि आधुनिक काल में भी साक्षी साधारणतः साक्ष्य देने को टालते हैं, क्योंकि हमारे न्यायाधीश अधिक साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 146, 146, 151 तक के उपबंधों को साक्षियों के स्वाभिमान एवं इज्जत की सुरक्षा करने हेतु प्रवर्तित नहीं कराते हैं, जैसा कि प्राचीन हिंदू न्यायाधीश करते थे। अब देखते हैं कब्जा। प्राचीन भारत में कब्जा विषयक झगड़ा बहुत होता था, क्योंकि उस समय की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। भुक्ति जो है वो 2 प्रकार की होती थी, पहला साक्षिक और दूसरा चिरकाल भुक्ति। तो साक्षिक मतलब आपके पास साक्ष्य है कि आप उस संपत्ति पर आपका कब्जा है, और चिरकाल भुक्ति का मतलब है कि आप बहुत समय से उस संपत्ति पर काबिज हैं। तो ये साक्ष्य होते थे कब्जे के लिए। अब देखते हैं दैवी परीक्षा।
दैवी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। अतः कीथ के अनुसार यह वैदिक युग में प्रचलित नहीं था। तो दैवी परीक्षा वैदिक युग में प्रचलित नहीं। चीनी यात्री हेनसोंग जल अग्नि विष और तुला, जल अग्नि विष और तुला को दैवी परीक्षा मानते थे। डॉक्टर सेन गुप्ता का कहना था कि असाधारण गंभीर प्रकृति के मामलों में जहां साधारण प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते थे, वहां पे दैवी परीक्षा ली जाती। अग्नि विष या डूबने की दैवी परीक्षा के स्थान पर कोष की परीक्षा ने स्थान ले लिया था। शपथ दिलाई जाती थी गौ माता इत्यादि। तो ये थी दैवी परीक्षा। अब देखते हैं मुस्लिम काल में साक्ष्य विधि। तो मुस्लिम काल में दो प्रकार की साक्ष्य विधि थी, एक तो मौखिक और दूसरा दस्तावेजी। मौखिक साक्ष्य को दो भागों में बांटा जा सकता था, प्रत्यक्ष और अनुश्रुत साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य को वरीयता दी जाती थी दस्तावेजी साक्ष्य से, मतलब ओरल एविडेंस जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से वैल्यूएबल होता था। और हिंदू विधि में दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य से वरीयता प्राप्त करते थे। साक्ष्यों का परीक्षण, तो एग्जामिनेशन देखेंगे यहाँ पे, परीक्षण एवं प्रति परीक्षण। तो एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन अन्य साक्ष्यों से सर मुस्लिम विधि यह पे पद्धति आधुनिक न्यायालयों ने थी कॉमन लॉ प्रोसीजर से अपनाई गई है। सूचक प्रश्न अनुज्ञात नहीं थे, सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। अक्षम साक्षी थे जो साक्ष्य नहीं दे सकते थे, वो थे निकट संबंधी, रिश्तेदार और साझेदार। तो पार्टनर्स और निकट संबंधी जो है वो अक्षम साक्षी थे। अयोग्य साक्षी जो साक्ष्य नहीं दे सकते थे, शराबी व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकता था, बच्चे साक्ष्य नहीं दे सकते थे, पागल व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकते थे, और अंधे लोग देखने वाले मामलों में साक्ष्य नहीं दे सकते थे। तो अंधे व्यक्ति केवल अयोग्य साक्षी थे, केवल देखने वाले मामलों में साक्ष्य दिए जाने के। और दूसरी चीज, एक पुरुष मतलब एक मेल का साक्ष्य जो है वो दो महिलाओं के बराबर समझा जाता था। व्यभिचार मतलब जीना, एडल्ट्री को साबित करने के लिए दो मेल चश्मदीद गवाह की जरूरत पड़ती थी, या फिर इसके अभाव में चार महिला चश्मदीद गवाह की जरूरत पड़ती। वर्तमान भारतीय साक्ष्य में इसका अभाव है। यहाँ पे मेल फीमेल में कोई अंतर नहीं किया गया है और इनके साक्ष्य पर बराबर विश्वसनीयता है। अब परिस्थिति साक्ष्य बिना रोक टोक के ग्राह्य थे। परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो थे वो बिना रोक टोक के मुस्लिम काल में ग्राह्य थे। न्यायालय को निश्चायक प्रकृति के तथ्य एवं परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालना अनुज्ञात था। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी गैर आबाद मकान से अपने हाथ में खून से सनी छुरी लिए हुए डर कर चिंताग्रस्त आता है और उसे उसी हालत में देखा जाता है और उस मकान में एक गला कटा हुआ मरा आदमी पाया जाता है, तो इन तथ्यों से निष्कर्ष निकाला जा सकेगा कि उस निकलते हुए आदमी ने उस मृत पाए व्यक्ति की हत्या की थी। आपराधिक मामलों में यदि अभियोग के साक्ष्यों में मतभेद था तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता था और सौगंध खिलाई जाती थी, शपथ ली जाती थी खुदा की। अब ब्रिटिश कालीन में विवेक बुद्धि को वरीयता दी जाती थी पवित्र धर्म ग्रंथों से। आधुनिक काल में परंपरा विरोधी है। राजा राम मोहन राय ने नए भारत, जिसे नए भारत का जन्मदाता कहा जाता है, निराकार ब्रह्म और तर्क के उपासक थे। सत्य ही धर्म ग्रंथ है। जाति प्रथा, स्वतंत्र आदि बाधक थे। मैकाले ने रूह फूकने वाला कहा जाता है मैकाले को आधुनिक भारत में। बहुत संघर्ष के बाद यदि अपराधी सिद्ध नहीं तो वह निर्दोष माना जाता था। भारत में शूद्रों की गवाही पर ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता था। शूद्रों की गवाही पे ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता था, दंड जाति के आधार पर था। मुस्लिम जो थे काफिर का सबूत मुसलमानों के लिए नहीं मांगते थे। तो ऐसे ऐसे मामलों में जहां पे मुसलमान पक्षकार थे वहां पे गैर मुसलमानों की गवाही नहीं मानी जाती। मैकाले ने इस विधिक क्रांति का प्रेरक माना जाता है आईपीसी।
पूर्व में कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में अंग्रेजी साक्ष्य नियमों का पालन होता था 1872 से, इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर अदालत ना तो कोई नियम थे, ना ही उनका पालन किया करते थे। फिर सुधार के प्रयत्न किए गए यहाँ पे 1835 1835 में एक्ट नंबर 10, उसके बाद 1855 में एक्ट नंबर 2 और 1870 में एक्ट नंबर 1। 1835 का जो अधिनियम संख्या 10 प्रथम प्रयास था, जो ब्रिटिश भारत के सभी अदालतों में लागू किया गया था। बाद के 20 वर्षों के बाद मध्य समय समय पर पारित होने वाले 11 अधिनियमों द्वारा इसका अनुसरण किया गया, जिसमें साक्ष्य विधि की उन्नति के लिए कुछ और सुधार भी प्रस्तुत किए गए। 1855 का अधिनियम संख्या 20, साक्ष्य विषय पर जितने अधिनियम पारित किए गए उनमें यह अधिनियम अधिक महत्वपूर्ण था और इसमें विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण सुधार की अंतर्विष्ट थे, किंतु इसका प्रभाव मुफस्सिल अदालतों की दोषपूर्ण और अस्पष्ट प्रणाली पर नहीं था। 1872 का अधिनियम संख्या 1 इस विषय पर विधि को इस प्रकार असंतोषजनक व्यवस्था में होने के कारण सर हेनरी मैन ने 1868 में साक्ष्य विधि पर ड्राफ्ट बिल तैयार किया, किंतु यह देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सर्वथा अनुपयुक्त था, इसीलिए अस्वीकृत कर दिया गया। 2 वर्ष बाद सर जेम्स स्टीफेन ने एक नया बिल तैयार किया जो वर्तमान आंग्ल विधि पर आधारित था। यद्यपि यह एक विस्तृत अधिनियम है, फिर भी इसमें अनेक कमियां हैं। इन कमियों की ओर कई बार विधि शास्त्रियों ने संकेत किया, पर कुछ कारणों से अधिनियम में आवश्यक संशोधन नहीं हो पाए।